देश में गांव देहात और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आय बढ़ाने के तमाम साधनों उपायों पर कार्य जारी है। आज देश में ग्रामीण विकास, किसान और देसी गौवंश पर बेहद सार्थक कार्य किए जा रहे हैं। अधिक उत्पादन के साथ अब किसानों की आय को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही ऐसी नीतियों को अपनाया जा रहा है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, बढ़ती आबादी को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन देने वाला फसल चक्र तथा गांव में रहने वाले लघु और सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और दस्तकारों समेत सभी परिवारों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करते हुए वर्तमान आय के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इस व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ खेती पर अतिरिक्त लोगों का बोझ भी घटेगा और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी। इस उद्देश्य को पूरा करने में गौशालाओं की महती भूमिका है। आज देश भर में अनेक गौशालाओं को स्थापित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य निराश्रय गायों को आश्रय प्रदान करना और गौ सेवा में अपनी भूमिका निभाना है। लेकिन गौशालाओं को पूंजी की भी आवश्यकता होती है और सिर्फ दान पर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना संभव नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि गौशालाएं खुद में भी सक्षम हों और दान दक्षिणा से इतर अपनी आय का खुद इंतजाम करें। और आज ऐसा हो भी रहा है। गौशालाओं को लाभकारी कैसे बनाया जाए, इस विषय पर सरकार के अलावा कई गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र भी काम कर रहे हैं और कई ऐसे मॉडल सामने आए हैं जिन्हें अपनाकर गौशालाओं को लाभकारी बनाया जा सकता है। अगर किसान गांव की ओर पूंजी प्रवाह मोड़ना है तो खेती को लाभकारी बनाना आवश्यक है और जैविक खेती की ओर फिर से जाना भी जरूरी है। जैविक खेती के लिए देसी गौवंश की अहमियत आज सभी समझते जरूर हैं, पर इसे अपनाने को लेकर कई भ्रांतियां बनी हुई हैं। पूंजी की प्रकृति है कि जहां लाभ वहीं पूंजी, और देसी गाय को लाभकारी बनाए बिना हम अपने बहुमूल्य गौवंश का संरक्षण और संवर्धन नहीं कर सकते। देश में देसी गाय के प्रति लोगों की उदासीनता का कारण उन्हें उपयोगी न मानना है। देसी गाय भले ही दूध कम देती है, पर उसके दूध में गुणकारी A2 प्रोटीन होता है और अनेक औषधियों और खाद का खजाना तो हमारी देसी गाय है ही। बहुत बड़ा अभियान चलाया है। एक गाय के पास दो चीजें हैं, एक तो गोबर है जिसको गोमय कहते हैं यहाँ की मेडिकल की भाषा में, और दूसरा यूरिन है। इनका सबसे अच्छा अगर उपयोग हो जाता है तो दोनों से काफ़ी आमदनी गाय की हो सकती है। जहाँ पर गायों की संख्या अधिक है, उत्तर प्रदेश में वे गौशालाएँ भी हैं सामान्यतया जो 3000-2500 की भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 गौशालाएँ ऐसी हैं मथुरा में जो 10,000 की हैं। एक गौशाला ऐसी भी है जिसमें 50,000 गायें हैं। तो जहाँ पर गायों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ गोबर ज़्यादा मिलेगा, वहाँ उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, आप बायोगैस के प्लांट लगाइए। और बहुत सी गौशाला ऐसी तैयार भी हो रही हैं। अब इसमें पैसा लगता है थोड़ा, इसमें गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है। तो हम 2-3 गौशालाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने यहाँ बायोगैस के प्लांट लगाएं, और बायोगैस के प्लांट से उस गैस से CNG गैस भी बनाई जा रही है। अपने बिजनौर में एक गौशाला है जो CNG बना रही है। शाम को सिलेंडर भर के ले जाते हैं ये 3 व्हीलर वाले, उससे उनकी 5-6 लाख रुपए महीने की आमदनी करा रहे हैं। तो एक तो काम ये हो सकता है। दूसरा काम, सबसे अच्छा काम यह है कि वो अपने यहाँ अगर खाद बनाते हैं तो बेहतर है। जो लोग खाद बना रहे हैं उनके खाद के पैकेट 18 रुपया किलो, 20 रुपया किलो भी मिल रहे हैं, तो जैविक खाद है उसको बनवा रहे हैं। जो लोग ये नहीं बना पा रहे हैं उनको हमने प्रेरित किया है, आप गाय के गोबर से लकड़ी के लट्ठे बनाइए। देश में इस समय करीब 800 पंजीकृत गौशालाएं हैं।
भारत में गौशालाओं का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। वैदिक काल से ही गौशालाओं का अस्तित्व रहा है और गौशालाएं हमेशा से भारतीय समाज की परंपराओं का हिस्सा रही हैं। गाय को घर के लिए और बैल को खेतों के लिए सुरक्षा देने, संरक्षण देने और विकास करने की परंपरा रही है। वैदिक संकल्पनाओं में भारत के लोगों के जीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी समय में किसी व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता और सामाजिक स्तर का आकलन गायों की संख्या से किया जाता था, तभी तो इसे पशुधन कहा जाता था। 100 गायों के स्वामी को शतगौ, 1000 गायों के स्वामी को सहस्र गौ कहा जाता था। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की अनेक गौशालाएं बताई जाती हैं, जिनमें हर गौशाला में 10,000 गायें होती थीं। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसका कभी भी वध नहीं करना चाहिए, जबकि यजुर्वेद में गौ मात्र न विद्यते कहा गया है, यानी विश्व में गाय के समान कोई नहीं है। अथर्ववेद में गाय को संपन्नता का घर कहा गया है। इसके अलावा आश्रमों में गायों को पालने की परंपरा थी और ये गायें इन आश्रमों में आने वाले आगंतुकों के लिए दूध, दही, घी आदि उपलब्ध कराती थीं। आज भी कई लोग गाय के लिए पैसों के अलावा गौशालाओं के निर्माण के लिए अपनी जमीन तक दान दे देते हैं। प्राचीन भारत की संस्कृति ही गौ संस्कृति थी, यानी गाय आधारित संस्कृति। लेकिन तब की संपन्नता के समय की आज की गायों की स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती। अनेक राज्यों ने किसानों से गाय का गोबर और गौमूत्र खरीदना भी शुरू कर दिया है। अब सोचिए, अगर गाय के गोबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 रुपए प्रति किलोग्राम भी कर दिया जाए, तो हर गाय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले 10 किलोग्राम गोबर से 900 रुपए प्रति महीने की कमाई हो सकेगी। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। अगर किसान गांव की ओर पूंजी प्रवाह मोड़ना है, तो खेती को लाभकारी बनाना आवश्यक है और जैविक खेती की ओर फिर से जाना भी जरूरी है। जैविक खेती के लिए देसी गौवंश की अहमियत आज सभी समझते जरूर हैं, पर इसे अपनाने को लेकर कई भ्रांतियां बनी हुई हैं। काफी समय तक गौशालाओं और गायों की अनदेखी होती रही, जिस कारण अच्छी नस्ल की देसी गायें और बैलों की अच्छी नस्लों का मिलना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन गाय के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकारी प्रयासों से आज गौशालाएं फिर से अच्छी गाय की नस्लों, दूध और दूध के शुद्ध उत्पादों, खाद, औषधियों का केंद्र बनती जा रही हैं। लोग आज दान ज्यादा कर रहे हैं और सरकारी मदद भी उपलब्ध है, लेकिन इनके बावजूद गौशालाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि सम्मान दान से नहीं मिलता। यूरिन से भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 10-12 गौशाला ऐसी हैं जो यूरिन को प्यूरिफाई करके उनका शोधन करके ये अर्क बना रहे हैं। ये शीशी रखी हुई अर्क, देखिए इधर देखिए, तो ये अर्क बना रहे हैं। ये अर्क हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए अब तो काफ़ी प्रचार भी हुआ है। अब ये बहुत सी चीज़ें बना रही हैं और यूरिन से दवाइयाँ बन रही हैं, साबुन बन रहे हैं, बहुत उत्पाद बन रहा है। यहाँ सामने रखा है, आप उनको देखना चाहें देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को बनाने से हम उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप इनको बनाएंगे तो इससे गाय की आपकी गौशालाओं की आमदनी बढ़ेगी। हम खादी ग्रामोद्योग से MOU कर रहे हैं, हमारी इनसे टाइप हो रही है कि आपके खादी ग्रामोद्योग के जितने भी शोरूम हैं, इन शोरूमों में आप हमारा उत्पाद रखेंगे तो वो उत्पाद बिकेंगे। वैसे हमने ये सोचा था
कोरोना से पहले कि लखनऊ महोत्सव होता है या जितने भी कथावाचक आते हैं, उन कथावाचकों में बहुत हिंदू प्रेमी महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, तो उनमें सब में इनके स्टॉल लगाए जाएं। लेकिन ये कोरोना के कारण से उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई। लखनऊ महोत्सव होने वाला था जनवरी में, उनसे हमने कोशिश भी की थी 3 स्टॉल हमको दे देंगे। तो जो उत्तर प्रदेश में जितने उत्पाद होते हैं उन सब गौशालाओं को इन्वाइट किया था कि अपने अपने स्टॉल लगाएंगे, लोग देखेंगे, प्रचार करेंगे, होगा तो उनको चीज़ों खरीदेंगे। और उसमें प्रचार होता है ये भाई आपका ये गौ का उत्पाद खरीदेंगे तो गाय के प्रति आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी और गाय को 4 पैसा भी मिलेगा। हमारे भारतीय गौवंश को क्यों कामधेनु कहा जाता था और क्या आज भी ये संभव है? इसी संबंध में कुछ प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। इसमें सबसे तेजी से जोर पकड़ रहे हैं गाय के गोबर के प्रासंगिक उपयोग। जैसे हर गौशाला में गोबर से खाद, चाहे सूखी हो या वर्मी कंपोस्ट, अनिवार्य की जाने लगी है। लेकिन साथ साथ इस खाद को खरीदने के लिए नियम भी बन रहे हैं। जैसे भले ही अधिकतर किसान रासायनिक खाद खेत में डालें, पर हर यूरिया के कट्टे के साथ खेत में 2 कट्टे गोबर की खाद का प्रयोग अनिवार्य करने के प्रयास चल रहे हैं। अब गौशालाएं खाद के साथ अक्षय ऊर्जा का भी स्रोत बनती जा रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और निजी प्रयासों से अनेक गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं और कई बड़ी गौशालाओं में इस बायोगैस से जनरेटर चलाकर बिजली बनाई जा रही है और गैस से वाहनों को भी चलाया जा रहा है। इससे गांव की 2 प्रमुख आवश्यकताओं का समाधान मिल जाता है: फसलों के लिए जैविक खाद और खेतों, घरों, फैक्ट्री आदि के लिए ऊर्जा। ऐसे प्रयास भी जारी हैं कि ITI, IIT जैसे संस्थानों के छात्रों या छात्रों के समूह को इन बायोगैस संयंत्रों के रखरखाव की जिम्मेवारी दी जा सके। इसका लाभ ये होगा कि इन छात्रों की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और ग्रामीण समस्याओं और समाधानों को जानने समझने का मौका भी इन्हें मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक काऊ शेड है जिसमें लगभग 100 जानवर एक काऊ शेड में हैं, 50 एक तरफ के, 50 दूसरी तरफ। ये इस मॉडल को हेड टू हेड मॉडल कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि दोनों तरफ के जो जानवर हैं उनका सर एक दूसरे की तरफ होता है, हेड टू हेड आपस में होता है, और बीच में एक पैसेज दिया जाता है। इस पैसेज से हम इनको चारा दाना जो है आराम से इसको दे सकते हैं। इनका जो पीछे का इनका मलमूत्र निकलने के लिए पीछे नाली बनी हुई है, उसका एक ढलान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा मलमूत्र उसी नाली के द्वारा, और ये देखिए हम बाहर निकल आता है। उस तरह से हम इसका स्लोप बनाते हैं कि वहाँ पेशाब करता है जानवर तो बिल्कुल पेशाब वहाँ पर नहीं रुकता है। क्योंकि एक पक्की फर्श है, इसके लिए इसमें जो है हो सकता है इसमें कोई रगड़न से चोट वोट लगे, तो हमने सारे जानवरों पर रबर काऊ मैट डलवा दिए। तो इससे क्या होता है कि इन पर जो उठते बैठते समय इनके घुटनों में या अडर में किसी तरीके की भी कोई चोट नहीं आती है। काऊ रबर मैट से एक फ़ायदा और होता है कि हमें सफाई में बहुत आराम होता है। जैसे होता है इनको डेली हम साफ़ करवाते हैं प्रेशर के द्वारा। इस गौशाला में एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि हाइट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हाइट है, वेंटिलेशन की बहुत अच्छी सुविधा है, तो जानवर सफोकेशन नहीं महसूस होता है। और ऊपर जो पंखे की व्यवस्था है, हम इसमें जाड़ों में क्या होता है जो खिड़की खुली हुई है इनमें हम पर्दे डलवा देते हैं कि जिससे ठंडी हवा नहीं आती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम उसको कूलर की व्यवस्था है। एक चीज़ और बता दें, इसमें जो ये सीट पड़ी है इसके छत के ऊपर, ये इंसुलेटेड सीट है, स्पेशली है 4.5 इंच इसमें बीच में इंसुलेटेड मटेरियल होता है। तो इससे क्या है, बाहर के टेम्परेचर से और इस सेट के अंदर के टेम्परेचर में लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रहता है। यहाँ पर ठंडक लेती है क्योंकि पूरा जो गर्मी है ये इंसुलेशन की वजह से काफ़ी कुछ इसको ऊपर ही रोक देते हैं। तो एक तो गर्मी में बचाव के लिए, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, इंसुलेटेड छत है और वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था है, पंखे हैं, और बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसको कूलर की व्यवस्था करते हैं। अनेक राज्यों ने किसानों से गाय का गोबर
और गौमूत्र खरीदना भी शुरू कर दिया है। अब सोचिए, अगर गाय के गोबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 रुपए प्रति किलोग्राम भी कर दिया जाए तो हर गाय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले 10 किलोग्राम गोबर से 900 रुपए प्रति महीने की कमाई हो सकेगी। और गौमूत्र भी अगर 3 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाए तो इससे भी 900 रुपए प्रति महीना की अतिरिक्त कमाई होगी, यानी करीब 1800 प्रति माह की अतिरिक्त कमाई। इससे गाय के सिर्फ दूध से कमाने के फेर से किसान बाहर निकलेगा और दूध न देने वाली गाय भी हमेशा किसान के घर पर अपने परिवार के बीच रहेगी, क्योंकि गोबर और गौमूत्र जीवन भर मिलता रहेगा। देश में गाय को लेकर कुछ क्रांतिकारी काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब इन कार्यों को देश की सभी गौशालाओं तक पहुंचाना आवश्यक है। गौशालाओं में गोबर के तमाम उत्पाद बनाने के साथ साथ बायोगैस बनाकर इससे बिजली भी पैदा की जा रही है। गौशाला को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है और साथ ही अच्छी देसी गौवंश के प्रजनन के केंद्र के रूप में भी गौशालाएं तेजी से उभर रही हैं। एक कदम उन्नति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। गाय के गोबर और गौमूत्र के कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जैसे गोकाष्ठ, जिसका उपयोग अंत्येष्टि के लिए किया जा रहा है। इससे पेड़ तो बचेंगे ही, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। गायों के संरक्षण के लिए गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पाद बनाना और इनकी खरीद करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बायोगैस से निकलने वाली स्लरी या गार, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, उसे सीधे ही खेत में उपयोग लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कई राज्यों ने स्लरी की खरीद कुछ क्षेत्रों में शुरू भी कर दी है। इसके अलावा कई बड़ी गौशालाओं में स्लरी में से ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ अलग कर लिए जाते हैं और ठोस पदार्थ को खेत में खाद के रूप में सीधे उपयोग में लाया जा रहा है और तरल पदार्थ और गौमूत्र से लिक्विड बायो फर्टिलाइजर यानी तरल जैव उर्वरक बनाए जा रहे हैं। हर जिले में 30, 35, 40 ऐसे गौ आश्रय केंद्र खोले गए हैं जो अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं। ये टेम्परेरी हैं इसलिए कि धीरे धीरे इनको वहाँ से ख़त्म किया जाएगा। अब ख़त्म कैसे होंगे? ख़त्म होने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया गया है कि अभी तक नहीं थी कि इसमें सुधार किया गया है पिछली बार से। जो किसान अपने यहाँ इन गायों में से 4 गाय रखेंगे या 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, उन किसानों को भी 30 रुपया प्रति गाय के हिसाब से रोजाना मिलेगा, यानी प्रत्येक गाय पर 1 महीने में 900 रुपया मिलेगा। तो बहुत से 50,000 गायों को पिछले 7 साल में किसानों ने लिया है और उनको इस तरीके से कन्विंस किया गया कि आपके यहाँ ऑलरेडी खेती चलती होती है, एक आधा भैंस आपके यहाँ रहती है, चरी आपके यहाँ होती है और आपको 30 रुपया रोज मिलेगा ही, तो आपको ये गाय रखना आपके लिए भार नहीं है बल्कि आपके लिए उपयोगी ही है। गाय जितना खाती है उससे 3 गुना वापस करती है। गाय के गोबर और गौमूत्र के कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जैसे गोकाष्ठ, जिसका उपयोग अंत्येष्टि के लिए किया जा रहा है। इससे पेड़ तो बचेंगे ही, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा हलवाई, हवन आदि के लिए भी इन्हीं गोकाष्ठ का उपयोग होना शुरू हो गया है। गोबर की प्रतिमाएं और अन्य उपयोग जैसे गोबर के बने गमले,
धूप बत्ती और अग्निहोत्र कंडों का निर्माण, मच्छर भगाने की कॉइल, गौमूत्र अर्क, गौमूत्र और गोबर आधारित कीटनाशी और खाद, गोनाइल, फ्लोर क्लीनर, गोबर की ईंट, गोबर का पलस्तर आदि तेजी से अपनाए जा रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर बनना है प्रत्येक क्षेत्र में। उसी बार से मैंने भी सोचा कि सारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, और इतना ही नहीं, हर गांव, हर किसान ये भी अपने में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है कि हर गांव, हर किसान अपने में आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, किसान की आमदनी कैसे दूनी हो सकती है, इसके लिए हमने कोशिश की है। और हमने एक बाकी के लोगों को एक नमूना हो जाए, उदाहरण की दृष्टि से हमने लखनऊ में ही मलियाबाद, जो आमों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद एक क्षेत्र है माल, उसके बाद एक गांव को हमने चयन किया है, और उस गांव को हम एक आदर्श गांव के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वहाँ गांव के सभी लोगों को सिखाएंगे कि आप केवल जैविक खेती करेंगे, यानी जो जैविक खाद है उसी से खेती करेंगे। गांव के हमने महिलाओं के समूह बनाए हैं, लड़कों के समूह बनाए हैं, पुरुषों के समूह बनाए हैं, और सबको ये बोला है कि सब लोग मिलकर के काम करेंगे। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के ग्रुप बने हुए हैं, और ग्रुप बनने के बाद वो महिलाएं तमाम प्रकार के काम करेंगी, पापड़ बनाना, मगोड़ी बनाना, और महिलाओं ने कंडे बनाना, महिलाओं ने दिए बनाना, इसका भी काम लिया है। स्वयं सहायता समूह से उनको भी बहुत आमदनी होगी इसमें। गौशालाओं में गाय की सेवा का मौका मिलता है तो अनेक चुनौतियां भी हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती गौशालाओं में गाय के लिए प्रतिदिन हरा पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना है। इसके लिए कुछ गौशालाओं में हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि द्वारा पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जा रही है। हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा 1/10वें हिस्से में करीब 90% पानी की बचत करके हरे चारे की व्यवस्था की जा सकती है। और अब इस प्रकार की तकनीकों को अपनाना आवश्यक भी हो गया है। एक अध्ययन के अनुसार सिर्फ 2 से 3 एकड़ भूमि से अत्याधुनिक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को अपनाकर 1000 से भी अधिक देसी गौवंश के लिए साल भर हरा चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। देश में गाय को लेकर कुछ क्रांतिकारी काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब इन कार्यों को देश की सभी गौशालाओं तक पहुंचाना आवश्यक है। गौशालाओं में गोबर के तमाम उत्पाद बनाने के साथ साथ बायोगैस बनाकर इससे बिजली भी पैदा की जा रही है। गौशाला को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है, और साथ ही अच्छी देसी गौवंश के प्रजनन के केंद्र के रूप में भी गौशालाएं तेजी से उभर रही हैं। देसी गौवंश की नस्ल में सुधार करने का कार्यक्रम चलाकर इन गौशालाओं को बढ़िया नस्ल की देसी गाय के केंद्र बनाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। अनेक गौशालाओं में गाय के दूध से मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, पेड़े, बर्फी, खोया, घी, छाछ आदि बनाए जा रहे हैं, और कई गौशालाओं में इन उत्पादों को एक ब्रांड के तहत बाजार में बेचा भी जा रहा है। गौशालाएं भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग हैं, और अब गौशालाओं को लाभकारी बनाकर भारत की उन्नति के पथ पर बढ़ते कदमों को और गति देने की आवश्यकता है, अपने लिए, देश के लिए, ग्रामीण संपन्नता के लिए। अगली कड़ी में देखिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा ईटीटी यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या है ईटीटी और कितनी लागत आती है एक भ्रूण तैयार करने में? कैसे ईटीटी गायों के संवर्धन और संरक्षण में मदद कर रही है? इन सवालों के जवाब जानेंगे धारावाहिक एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।